का जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिकॉर्डेड सेशन है, लास्ट में बेटा एक लाइव सेशन होगा जहां हम PYQs भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। नोट्स आई एम सो सॉरी, नोट्स को बच्चों एक तो शगुन बेटा क्लास में होना होता ही है, बिना शगुन के क्लास स्टार्ट नहीं होगा। पेन भी उछल के गिर जा रहे हैं एक्साइटमेंट में, ठीक है। आई एम श्योर यही एक्साइटमेंट और जोश आप लोगों के अंदर भी है, बिल्कुल उसी जोश के साथ में पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ बच्चों कि मैं क्या बता रही थी बच्चों कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बेटा हम चालू कर रहे हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो आज हमें टॉपिक कवर करना है दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही कवर करेंगे, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही कवर करेंगे। कहीं कहीं पे बेटा आपको 3D डायग्राम्स की जरूरत होगी, कुछ एनिमेशंस की जरूरत होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे हर जगह नहीं बेटा, जहां रिक्वायर्ड है। उससे क्या होती है ना बेटा, जब हमारा ह्यूमन ब्रेन ही कुछ इस तरीके से बना है कि हम कलर्ड चीजों को या एनिमेटेड चीजों को देखते हैं, मूवीज देख लो तो तुम्हें याद रह जाती है मूवीज, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां एनिमेशन से ना आपके टॉपिक में आपको सपोर्ट मिलेगा। हम एनिमेशन देखेंगे, हम 3D मॉडल्स देखेंगे जहां भी हमें जरूरत लगेगी, ताकि आपके टॉपिक की क्लैरिटी बेहतरीन हो। क्लास में नोट्स बनाओगे, नोटबुक खोलो बेटा, एवरीबॉडी ओपन योर नोटबुक, पेन निकालिए, नोटबुक निकालिए, फटाफट से बेटा क्लास में साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। साथ के साथ अपने नोट्स ही बेटा टॉपर नोट्स होते हैं, किसी और के नोट्स कभी टॉपर नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाएंगे अपनी खुद की हैंडराइटिंग में, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर कहता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें ब्रीदिंग, ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ब्रीदिंग, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी ने एक शब्द है बच्चों ब्रीदिंग और एक शब्द है बच्चों रेस्पिरेशन। हालांकि एनसीईआरटी कहती है ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी वाला भी हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है वैसे। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग की बात करें बच्चों, तो ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि इंस्पायरेशन यानी इनटेक करना एयर को, एंड एक्सहेलेशन यानी एक्सहेल कर देना एयर को। सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग बोला जाता है। मैं फटाफट से यहां पे लिख देती हूं। ब्रीदिंग का मतलब है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं भैया, इसमें इनहेलेशन आता है, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, यानी इनटेक ऑफ एयर। जो नॉर्मल अगर आप योगा प्रैक्टिस करते होंगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। और एक है एक्सहेलेशन, इसे अपन क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपायरेशन। मेरे साथ साथ में बेटा बनाते जाओ, बिल्कुल अभी तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से लिखते जाओ। इनटेक ऑफ एयर, एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। और अगर बेटा, हालांकि एनसीईआरटी कहती है ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, पर अगर मैं रेस्पिरेशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूं, और एनसीईआरटी ने ना रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड आई थिंक थर्ड पेज में दिया हुआ स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। सो देयर आर 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स में उसमें ब्रीदिंग भी आता है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर आपको रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन वो सारे बेटा स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं अल्टीमेटली जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। भाई तुम रेस्पायर क्यों करते हो? देखो, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी ना बेटा चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में क्यों पढ़ते हैं। पहले अपन खाना खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, इनको आप फिर ब्रेक डाउन करते हो तो आप डाइजेशन कर रहे हो, फिर आप बेटा उनका यूटिलाइजेशन करोगे। एनर्जी कब मिलेगी? जब आप रेस्पिरेशन करोगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स उनको यूटिलाइज करती है, उन कंपाउंड्स को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को यूटिलाइज करती है, उनका ब्रेक डाउन करती है। दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो आपको क्या मिलती है बेटा? आपको एनर्जी मिलती है, ऑफकोर्स CO2 भी रिलीज होता है। तो एक्चुअल में आपको एनर्जी मिल गई। लेकिन अब देखो, मैं बता रही हूं सीक्वेंस में क्यों पढ़ते हैं।
फिर आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। भाई जो तुम ऑक्सीजन को पहुंचा रहे हो, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारे पास ब्लड चाहिए। प्लाज्मा में ट्रैवल करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रैवल करता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को इस सीक्वेंस में पढ़ने का भी एक रीजन है कि हम इस तरीके से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग को तो आपने बोल दिया कि सिंपल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप एक्चुअल में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड, उसे आप बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो हालांकि एनसीईआरटी में तीसरे पन्ने पे दिया हुआ है, बट पूरा चैप्टर ही बेटा इस चीज के बारे में पढ़ना है। तो ये हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि वो स्टेप्स कौन से हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लिख दे रही हूं कि एक ब्रीदिंग बोल दिया, एक रेस्पिरेशन बोल दिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ब्रीदिंग कैन बी कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट आई कैन से रेस्पिरेशन का मतलब है मैम, रेस्पिरेशन का मतलब है मैम breakdown of compounds like glucose, amino acids, etc. to produce energy. एंड ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट में तुम्हारा CO2 भी रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वाली लाइन भी बेटा हम लिख देते हैं, ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। कॉमनली K/A का मतलब है नोन एज रेस्पिरेशन, क्योंकि कुछ सपोले आएंगे जो कहेंगे कि ये K/A का क्या मतलब है। एंड बाय द वे कोई नया स्टूडेंट है, K/A का मतलब पहली बात तो बेटा नोन एज है, ठीक है। तो सपोले में अपने प्यार से अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, इफ इन केस किसी को नहीं पता है तो बच्चे आर माई सपोलाज, ठीक है। तो ऑल द सपोला आर्मी, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसे फटाफट से बेटा नोट डाउन कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ठीक है। एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम तो नहीं है बेटा, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट है, ठीक है। ज्यादातर चीजें फ्लो चार्ट में ही करनी है, बहुत ज्यादा पोथियां नहीं बनानी है बेटा, नहीं तो लास्ट में रिवाइज करते करते हमें बहुत मौत आएगी, ठीक है। यस एवरीबॉडी, फटाफट से आई होप तुमने नोट कर लिया है, क्योंकि चैप्टर ही बेटा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अराउंड घूम रहा है। तो हमारा सबसे पहला बेटा कर्तव्य है कि हम देखें व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन जो है एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल प्रोसेस भी है जहां कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, फिजिकल प्रोसेस है, और एक केमिकल प्रोसेस भी है जहां एक्चुअल में ब्रेकडाउन हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं ना कि यूटिलाइजेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो वो चीज हो रही है, वो केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से स्टेप्स एक्चुअल में फिजिकल प्रोसेस है, कौन सा स्टेप एक्चुअल में केमिकल प्रोसेस है। अगर मैं सिर्फ फ्लो चार्ट में लिखना चाहूं तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, फिर इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से और समझ में आएगा। नंबर 1 बेटा, नंबर 1 ब्रीदिंग। भाई रेस्पिरेशन अगर करना है तो सबसे पहली चीज तो हमें सांस लेना पड़ेगा भैया, ब्रीदिंग करने की जरूरत है, या इसे वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं, तो वापस से बेटा इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, तुमने बेटा इनहेल तो कर लिया, तुमने इनहेल तो कर लिया। अब थोड़ा बहुत तुम्हें अगर पता है तो तुम मुझे बता सकते हो बच्चों, हमने इनहेल तो कर लिया बच्चों। आगे तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तुमने सांस भरी, वो पूरा पाथवे हम पढ़ेंगे कि कहां से एयर का मूवमेंट हुआ। फिर तुम्हारे लंग्स में आते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो एक्चुअल में एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, एल्वियोलाई। सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली रेस्पिरेशन करना है, तुम्हें इस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना है, टिश्यूज तक पहुंचाना है, सेल्स तक पहुंचाना है जो इसको एक्चुअल में यूटिलाइज करेंगे। तो भैया सेल्स तक पहुंचाने के लिए पहले उसे अंदर लेके आओ, अंदर लेके आने के बाद उसे पहले एक्सचेंज तो करो लंग्स या फिर बोल लो एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के पास में जो कैपिलरी होती है उसके बीच में एक्सचेंज। एक काम करती हूँ बच्चों, मैं क्या करती हूँ ना,
मैं साइड में डायग्राम भी बनाती हुई जाती हूँ ना, तो बेटर तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला भैया नाक बना लेते हैं व्यक्ति का ना और मुंह बना लेते हैं, ठीक है। अब तुमने एयर को इनहेल एक्सहेल किया, ये सबसे पहला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग या वेंटिलेशन बोल लिया आपने, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि भैया ये कहां जा रही है, ये हवा तुम्हारे लंग्स के पास जाएगी। लंग्स में मैंने बना दिए ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, 300 मिलियन इन बोथ दी लंग्स, दोनों लंग्स में मिला के 300 ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। यहां और इनके पास वाली एक कैपिलरी होती है बच्चों, ऑफ कोर्स पल्मोनरी, पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में एयर का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज इसीलिए बोलते हैं। और बेटा एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, क्यों ऑक्सीजन का डायरेक्शन, वाई ऑक्सीजन का डायरेक्शन यहां से यहां, और क्यों CO2 का डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स प्रेशर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज को इंपैक्ट करते हैं, इनकी डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे। बट मुद्दा अभी ये है कि भैया हमने सांस ले ली, अब हम एयर को पहुंचा रहे हैं, अब हमें एक्सचेंज करना है। तो सेकेंड स्टेप जो मेरा होगा बेटा, दैट विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज कहां कहां हुआ जरूरी है जानना, क्योंकि सिर्फ एक बार एक्सचेंज नहीं होता, आगे जाके और भी एक्सचेंज होगा। तो यहां पे जो एक्सचेंज हुआ है बच्चों, इसे बोला जाता है नंबर 2 स्टेप, ठीक है। इस कलर से हम नहीं लिख रहे थे, एक सेकेंड। नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड, लंग्स का मतलब आप एल्वियोलाई समझो, लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी, लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते जाते हैं बच्चों, आप चाहो तो इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा हमने एक्सचेंज कर लिया, हमने एक्सचेंज कर लिया, अब एक्सचेंज करा के यहीं पे बैठे तो नहीं रहेंगे ना। ये ऑक्सीजन रिच एयर को आपको क्या करना पड़ाता है, बोलना लिखी, क्या करना पड़ता है, आप इसको ट्रैवल करवाएंगे। ट्रैवल करवाने का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं कराओगे तो भैया तुम्हारे टिश्यूज तक ये पहुंचेगा कैसे, यानी कि भाई फिर यहां से ये ट्रैवल करेंगे भाई साहब। ये भाई साहब जो आपने ऑक्सीजन रिच एयर, जो आप यहाँ पे ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराते हो, अब ये पहुंचाओगे किसके पास, टिश्यूज के पास पहुंचाओगे, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यस और नो। तीसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आपने टिश्यूज तक बेटा ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, अब क्या है, तो ये ब्लड में ही ना, अभी भी ये कहां है तो आपके ब्लड में ही। हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होगा ऑक्सीजन, या तो प्लाज्मा में डिजोल्व होगा। तुमने यहां के पल्मोनरी कैपिलरी से, ये पल्मोनरी कैपिलरी थी, दिस वाज पल्मोनरी कैपिलरी, दिस वाज योर एल्वियोलाई या लंग्स, ब्लड में मिक्स था। अभी तुमने इसको बेटा ट्रांसपोर्ट करा दिया, ट्रांसपोर्ट करा के अब कहां लेके चले गए, टिश्यूज के पास। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेजल्स के थ्रू ही गया है, अल्टीमेटली अब वहां के ब्लड और टिश्यू के बीच में आपस में एक्सचेंज होगा। तो ये दूसरी बार एक्सचेंज होता है बच्चों, एक बार और एक अंदर की तरफ एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टमिक कैपिलरी एंड द टिश्यू। कैपिलरीज से ही हमेशा एक्सचेंज होता है, आर्टरी या वेन से नहीं होता है। कैपिलरी वेरी वेरी थिन वॉल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम बहुत पतली लेयर होती है, एक्सचेंज काफी आसानी से हो जाता है। सिस्टमिक वर्ड क्यों यूज करते हैं, टिश्यू के लिए यूज करते हैं सिस्टमिक वर्ड। पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है। तो अगला स्टेप बेटा क्या होगा, नंबर 3। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, नंबर 3 नहीं, नंबर 4। अगला स्टेप ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन
systemic capillary, between systemic capillary and tissues. Yes everybody, right? अगला स्टेप कैपिलरी और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हुआ, चाहो तो बना के देख लो, चाहे तो बना के देख लो, ठीक है। ये आपके सिस्टमिक कैपिलरी में लेबल कर दूं। सिस्टमिक वर्ड का यूज किया बेटा, सिस्टमिक वर्ड क्यों यूज किया? टिश्यूज के लिए कैपिलरी, तो कैपिलरी ठहरी, फिर मैं तो कैपिलरी हूं, ठीक है, मुझे क्या, ठीक है। ये बना दिया बेटा टिश्यू, कर दो बेटा एक्सचेंज, बस। और CO2 अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, कर दिया एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सचेंज तो कर दिया, अब अगला है कि भैया इनको ऑक्सीजन मिल चुका है, अब ये बेटा उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा ब्रेक डाउन करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एटीपी बनेगा, एंड ऑफ कोर्स बेटा उसी रिएक्शन में ही तो CO2 बनता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप बेटा क्या होगा, लास्ट स्टेप नंबर 5 हम यहां पे लिख देते हैं बच्चों, नंबर 5 यूटिलाइजेशन ऑफ the oxygen to break down organic compounds to produce energy। कंपाउंड्स की पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं, ये तो तुम है, कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेटा पूरे चैप्टर में ना हमें पढ़ना ही है, ब्रीदिंग के लिए हर एक एनिमल के पास कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन डिसाइड करता है किसके पास क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, ये जो एक्सचेंज हुआ, ये एक्सचेंज का क्या फिनोमिना है, कौन से फैक्टर्स है जो इस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ये एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमें यही चीज पढ़नी है। ऑफ कोर्स हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोसेस समझने पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी दिखती है। तो हम ऑफ कोर्स ये सारा कुछ स्टार्ट करने से पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, फिर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे हो रही है, फिर एक्सचेंज देखते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट देखते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गई बच्चों बात? तो मैंने यहाँ पे ना उस फ्लो चार्ट को लिखा नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ इतना ही रख सकते हो बेटा, यहीं पे तो आपको सारे स्टेप्स नजर आ गए ना, तो आपको वापस से उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने के बाद क्या किया बच्चा पार्टी, उसी एयर को पहले मैंने एक्सचेंज किया, जो मेरी सबसे पहले एक्सचेंज की साइट है। सबसे पहले एक्सचेंज की साइट मेरी कौन सी है बच्चों, मेरी पल्मोनरी कैपिलरी और लंग्स के बीच में एक्सचेंज किया। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। फिर मैंने बेटा क्या किया, मैंने उसको बेटा ट्रांसपोर्ट किया, उसको मैंने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर मैंने उसे वापस से एक्सचेंज किया, इस बारी मैंने एक्सचेंज किया उस जगह पे जहां पे मुझे एक्चुअल में उस ऑक्सीजन को पहुंचाना था। मैंने कहा एक्सचेंज किया बच्चों, सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज के बीच में मैंने एक्सचेंज कर दिया। इसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। जैसे उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला, इसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस एवरीबॉडी, समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, फिर उसका यूटिलाइजेशन हो गया, जो मेरा पूरा पर्पस था भैया, यही तो रेस्पिरेशन है। एक्चुअल में अगर एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो, जो कि मैं भी पढ़ाऊंगी, इसी स्टेप को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप सारे बच्चे नोट कर लो, ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूँ। ये सारे पॉइंटर्स बेटा आपको याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज, ठीक है ना। अब हम एक्चुअल में देखेंगे बच्चों कि भाई कौन से एनिमल के पास कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं,
और वो क्या चीज होती है जो एक्चुअल में डिसाइड कर सकती है कि किसके पास कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। मैं साइड जा रही हूं, आई होप तुम लोग ने नोट कर लिया हो, ठीक है। अगेन अगर इसमें से सवाल आता है तो भैया बहुत बढ़िया बात होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से, क्योंकि बहुत आसान सवाल आएगा अगर इसमें से सवाल बनेगा भी तो, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भाई दो चीजों के बेसिस पर मैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही हूं। उनका हैबिटेट क्या है, भैया कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं या धरती पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, उसके बेसिस पर। एंड नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम्हें याद आ रहा होगा, एनिमल किंगडम में सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं पशुओं का, एनिमल्स का, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर करते हैं। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, पहली बार व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये लिख देती हूं कि मैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एज पर एनसीईआरटी कह रही हूं कि मैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देख रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर डू दे लिव यानी हैबिटेट, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया। मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ना बेटा अलग से लिखवाऊंगी, क्योंकि ना अगर मैं यहां पे लिखवाऊंगी तो बहुत ज्यादा बेटा घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो आप भी ना मेरे जैसे ही बनाना नोट्स, आपके लिए तो और घिचपिच हो जाएगी क्योंकि आपके लिए इतना बड़ा नोटबुक सिधाई में तो अवेलेबल नहीं है, पोर्ट्रेट में लिख रहे होगे, ठीक है जी। चलिए जी मेरे साथ साथ लिखिए, अगर किसी ने अपनी कलम नीचे रख ली है तो मेरे साथ लिखिए, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नंबर 1 बच्चा पार्टी, किस बेसिस पर कि भैया कहाँ रहते हैं, हैबिटेट, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि भाई ये भी दो ही तरीके के हैं, एक पानी में रहने वाले, एक्वेटिक बोल दूं, बच्चा पार्टी कहाँ रहने वाले, नंबर 2 धरती यानी टेरेस्ट्रियल। हालांकि बच्चों अभी जो मैं आपको बताने वाली हूं, वो जनरल होगा, जनरल, कि जनरली पानी में रहने वाले गिल से रेस्पायर करते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। मछली रानी जो होती है, ठीक है, बाहर निकालो मर जाएगी। उसके आगे बहुत सारा सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बेटा पोएम में जोड़ दिया है, ठीक है, पर हम वो राइम नहीं पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मछली जल की ही रानी है, पानी में रहती है यानी एक्वेटिक है, और किससे बेटा रेस्पायर कर रही है, गिल्स उनको मदद कर रहा है। यूजुअली पानी में रहने वाले गिल्स की मदद से रेस्पायर करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है गिल, और ऐसी रेस्पिरेशन को बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो मैं लिख देती हूं, यूजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल अरे सिस्टम का ही लिख दिया, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है जी, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो यूजुअली यूजेस लंग्स और लंग से रेस्पिरेशन को तो आपको पता ही है बेटा, जब इसका यूटिलाइजेशन करके कोई सांस ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तो इसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड ही किसके लिए यूज होता है बच्चों, लंग्स के लिए। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझाने जा रही हूँ, ये तो बहुत ही सरल था बच्चों, बहुत ही आसान है, इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो गई हूँ। नाउ नंबर 2 जो मुझे बेटा डिस्कस करना है, जो मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूंगी, तब तक आप इसको नोट कीजिए। नंबर 2 मुझे किस बेसिस पर बताना है बच्चों, नंबर 2 LOO। LOO का क्या मतलब होता है बच्चों, LOO का मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब भाई उन एनिमल्स में सेल्स हैं या टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, ये कैसे डिसाइड कर लेगा कि भैया वो, देखो पानी में रहता है या धरती में रहता है, ये तो बहुत बड़ा अंतर है कि भैया पानी में मेरे को सांस लेना है, वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी में, तो मुझे कैसे लेना है, उसके लिए
धरती पे मुझे एटमॉस्फेयर से लेना है तो मुझे किस तरीके से रेस्पायर करना चाहिए, मेरे पास अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए? एक सेकंड मुझे टाइम दो बच्चों, मैं एक बार पानी मंगा लेती हूँ। युगल प्लीज मेरे लिए पानी भिजवा दो यार। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो क्या बोल रही हूं मैं बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एवोल्यूशन देखो तो भाई धरती पे सबसे पहले बेटा हम एज इट इज प्रकट तो नहीं हो गए थे, ठीक है, हम ऐसे प्रकट तो नहीं हुए। आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि भाई सबसे पहले एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कुछ फ्री एटम्स थे वो कंबाइन कर रहे थे, तो कुछ बेटा पहले कंपाउंड्स बने, फिर पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए, फिर पहले सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए, और धीरे धीरे करके और पानी में पहली लाइफ आई थी, शायद ये भी आपको पता हो। तो धीरे धीरे करते हुए बच्चों इस तरीके से पहला कभी सेल आया होगा। ये बात थोड़ी बहुत शायद आप जानते होंगे कि इस तरीके से सेल आया होगा, एक सिंगल सेल आया होगा। पहले तो प्रॉपरली उसमें मेम्ब्रेन्स वगैरह भी नहीं थी, मतलब इस तरीके से बेटा इवोल्यूशन हुआ होगा। मानते हो कि नहीं? ये बात को मानो या ना मानो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, यही हुआ था बच्चों, मानना ही पड़ेगा, ऐसा ही हुआ था बच्चों, ठीक है। अभी मैं कह रही हूं कि हर एनिमल बेटा हमारी तरह इतना, हालांकि सारे एनिमल्स, तुम चाहे पॉरीफेरा को उठाओ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सारा फाइलम सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा, कुछ छूटा तो नहीं बच्चों? ये सारे जो फाइलम्स हैं, सारे हम एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर हैं। हम सारे के पास बहुत सारे बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं। वी ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, बट ठीक है, हम सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। धन्यवाद भैया थोड़ी देर के बाद मुझे ग्रीन टी भिजवा दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो हम सारे बेटा मल्टी सेल्यूलर हैं, बट कुछ एनिमल्स है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही हैं। वो सेल्स आगे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ही नहीं हुए कि वो टिश्यू बना पाए। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गेनाइज हो गए तो टिश्यू बन गया, कुछ एनिमल्स हैं जो टिश्यू फर्दर बेटा एक साथ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बना दी, और किसी में बेटा ऑर्गन से एक साथ में मिल के काम करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे अपन के पास है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन्स मिलजुल के बेटा काम कर रहे हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, बट बेटा ऑफ कोर्स जिसके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसकी बॉडी में सिर्फ सेल्स होंगे, तो उनका बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा। जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसके पास बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी बेटा थोड़ा सा हाईफाई टाइप होगा, ठीक है। तो वही हमें देखना है। तो मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ मैं लेवल ऑफ। आपके पास जगह है तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप मेरे साथ साथ में बेटा फ्लो चार्ट में लिखना बेटा, ठीक है। पैराग्राफ और पोथिया नहीं, फ्लो चार्ट में लिखना। मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि एनिमल्स मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, लाइन कहीं बड़ी ना पड़ जाए, पर ब्लैक से शेड करते हैं लाइन बड़ी पड़ जाए, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, सबसे पहले मैं कह रही हूँ सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बात पता है ना, सेल्यूलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटा, ये सारा एनिमल किंगडम में हम डेफिनेशन लिखेंगे। किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि सेल्यूलर और टिश्यू की डेफिनेशन लिखवा दो, बेटा ये हम एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो हर एक की डेफिनेशन लिखेंगे, हर एक की डेफिनेशन लिखेंगे। अभी हमें ये नहीं लिखना है कि सेल्यूलर की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गन की डेफिनेशन क्या होती है। अभी हमें देखना है कि अगर किसी के पास बेटा सेल्स है बॉडी के अंदर, यानी सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके वो फाइलम कौन सा है और उसमें कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक इकलौता फाइलम जिसके पास सेल्स है बॉडी के अंदर, मतलब सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, सबसे लेस ऑफ कोर्स डेवलप पॉरीफेरा, हमारा बेचारा पॉरीफेरा। इनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है। बेटा एनिमल किंगडम की दुनिया में मत खो जाना। भी कई लोगों को ना याद आ रहा होगा, भाई एनिमल पॉलीफेरा के कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे। याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा है तो हम तो पढ़ेंगे ही बच्चों, कोई लोड वाली बात नहीं है। बहुत आसान से सवाल आने लग गए एनिमल किंगडम से भी बेटा। अगर आपने पेपर देखो काफी प्रिडिक्टेबल सा हो गया एनिमल किंगडम से कैसा आएगा। पहले के टाइम पे तो बहुत पढ़ाते थे बच्चों पॉलीफेरा की क्लासिफिकेशन, फिर तुम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन पढ़े जा रहे हो, ऑर्डर, क्लास, फलाना फलाना। अब कहाँ आता है, असल एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ लो,
तुम कहोगे कि मैम आप लोगों को तो सब कुछ ही इजी लगता है। ऐसा नहीं है बेटा, पहले के टाइम पे मतलब ऐसा है, पर बेटा देखो पेपर एनसीईआरटी से आता है, काफी 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 करने लायक होता है, ठीक है। ऐसा ही सोच के करो, जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशंस मत लाओ बेटा, जबरदस्ती अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब मैं बताऊंगी कि इसके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है। तो राइट साइड में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए बेटा लिखने के लिए, ठीक है। राइट साइड में थोड़ी सी जगह रखना कि क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। सेकंड में क्या बोल रही हूँ बच्चों, सेकंड ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू, जहां सेल्स प्रॉपर्ली और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है। टिश्यू में बेटा कौन से 2 फाइलम्स आते हैं, हम फाइलम्स के नाम लिखते हैं। हमारा सीलेंट्रेटा, जिसे नीडेरिया भी बोला जाता है, सीलेंट्रेटा, और दूसरा टीनोफोरा। बायोल्यूमिनेसेंस, अगर किसी को पता हो, रिलेट कर पा रहे मैं क्या बोल रही हूं, ये एनिमल्स एमिट करते हैं लाइट, टीनोफोरा, ठीक है। राइट साइड में जगह रखेंगे कि इनमें कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं बेटा क्या, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास ऑर्गन होता है, जिनके पास ऑर्गन होता है। एक ही फाइलम है बेटा, हालांकि फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थेस। हालांकि एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो प्लैटीहेलमिन्थेस के लिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों मेंशन्ड होते हैं, एक टेबल बनाई हुई है। बट ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करो तो ये इकलौता फाइलम है जो नाम में आता है, और कोई फाइलम नहीं है जिसके पास ऑर्गन्स हैं। इसके बाद बेटा ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं लास्ट, और फिर हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ऑर्गन सिस्टम में कौन आते हैं, रेस्ट ऑफ सारे फाइलम, बाकी बचे हुए सारे फाइलम। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस जगह पे हो सकता है सारे फाइलम्स को मेंशन ना किया हो, कोई लोड वाली बात नहीं है। हम वो सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बेटा मेंशन करेंगे जो आगे कहीं ना कहीं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ने हैं। जब आगे पढ़ने ही है बच्चों तो यहाँ कवर कर लेते हैं, ठीक है। जब आगे पढ़ना ही है तो उसको छोड़ने का क्या फायदा है, ठीक है। तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे पढ़ना ही है, तो हम यहाँ पे बेटा उस चीज को नोट डाउन करेंगे, ठीक है जी। ऑर्गन सिस्टम में बेटा कौन कौन आए, ऑर्गन सिस्टम में प्लैटी के बाद सारे सीक्वेंस में लिख दे रही हूं, नीमैटोडा या नीमैटहेलमिन्थेस या एस्केहेलमिन्थेस। इसके बाद कौन, एनिलिड्स, हमारे अर्थवम। फिर बेटा आर्थ्रोपोडा, जिसके साथ इस साल बहुत बुरा हुआ है बच्चों। आर्थ्रोपोडा के साथ नहीं हुआ है, इनमें आने वाले जो कॉकरोच थे उनको डिलीट कर दिया गया है। इतने सालों से हम प्यार से कॉकरोच पढ़ रहे थे, भाई साहब को हटा ही दिया बेटा एनसीईआरटी ने, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद बेटा हमें क्या पढ़ना है, एनिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मोलस्का। फिर हमें क्या पढ़ना है, एकाइनोडर्मेटा। हमें यही फाइलम्स को बेटा एनिमल किंगडम में पढ़ना है, डर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, जिनको कई सालों पहले तक ये पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, नॉन कॉर्डेट या कॉर्डेट, आइला, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, पहले तो इनको अंडर कॉर्डेटा ही क्लासिफाई कर दिया जाता था, फिर इनको सेपरेटली एक फाइलम मिला बेटा, इनको अपना एक दर्जा मिला। फिर हम बात करते हैं अपनी बेटा सर्वश्रेष्ठ कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा में बहुत सारे हैं, फिर कॉर्डेटा में मैं आपको वो सारे बता दूंगी जिनकी आपको अभी जरूरत है। कॉर्डेट्स में आप स्पेसिफिकली आप इनका देख लेना, फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में, और हम मैमल्स हैं बेटा, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कोई यहाँ पे पापा की परी पापा का पढ़ा जो एव्स से बिलोंग करता हो, ठीक है। कई लोग तो इससे भी बिलोंग करते हैं ना, हमारे सपोले कहाँ गए, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बहुत सारे सपोले बैठे होंगे, ठीक है। चलिए जी, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस। यहां तक अगर मैं देखूं बेटा, ध्यान देना मैंने क्या बोला, और जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं, हो सकता है यहाँ पे एनसीईआरटी में ना दिया हो, पर आगे पढ़ना है तो यहीं पे सारी चीजें हम लिख लेते हैं। पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा, देखो ऑर्गन तक तो आपको समझ में आया। ऑर्गन सिस्टम का भी मैंने एक फाइलम उठा लिया है, एस्केहेलमिन्थेस। यहां तक मैं कह रही हूं ये सारे बड़े ही बेटा नॉर्मल से हैं, इनमें बेटा डिफ्यूजन हो जाती है सिंपल अक्रॉस द बॉडी वॉल, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल, इस तरीके से एयर का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। या इस तरीके से वो बेटा रेस्पायर करते हैं, इस तरीके से वो ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीथ करने के लिए सिंपल बॉडी वॉल में लिख देती हूं, डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल, डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल। अब इसके आगे बेटा ये इन जनरल हम लिख रहे हैं, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो
सेल्यूलर वाले, सारे टिश्यू ग्रेड वाले, ऑर्गन ग्रेड वाला, इनफैक्ट ऑर्गन सिस्टम का एक एश के हेलमिंथिस सिंपल डिफ्यूजन हो रही है अक्रॉस द बॉडी वॉल। अब मैं बात करूं एनेलिडा, मैंने एनेलिडा को पकड़ा इसीलिए क्योंकि एनेलिडा में एक प्राणी आप पढ़ोगे, क्यों, कौन, हमारी मिस अर्थवम, और इससे सवाल पूछा जाता है बच्चों, इसीलिए मैं स्टार मार्क कर रही हूं। तो इनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल, और वो मॉइस्ट होती है, गीली, गीली होना जरूरी है ताकि इजीली एयर का एक्सचेंज हो पाए। मॉइस्ट क्यूटिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम के लिए भी। अर्थवर्म किससे बेटा कर रहा है? मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म किससे बच्चों कर रहा है? मॉइस्ट क्यूटिकल से रीड कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं स्टार मार्क कर दे रही हूं। लाइक बेटा आई सेड, आगे एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे